नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची कहानी बाई एस.के. में पार्ट 3 में। बेचारी भूतनी की कहानी में अगले दिन ही जतिन दिल्ली से ग्रेट नोएडा सुबोध के पास उसके होटल जा पहुंचा। चाय नाश्ते के बाद जतिन ने पूरे होटल का जायजा लिया। विक्की, रतन और सुबोध से विस्तार में बात की और 4 नींबू लाने को कहा। चारों नींबू बीच से काटकर उनको पहले छत पर, फिर रिसेप्शन पर और फिर आखिर में कोठी के मुख्य द्वार पे जब डाला तो वो सभी नींबू के 8 कटे हुए टुकड़े हर बार हर जगह उल्टे ही गिरते रहे। फिर जतिन ने उस होटल के शौचालय का मुआयना किया तो पाया कि उस शौचालय में ऐसा लग रहा था मानो जैसे 85 लोगों एक साथ जोर जोर से बातें कर रहे हों, और रिसेप्शन से लेकर हर होटल के कमरे तक इतनी खुशबू का रोज छिड़काव होने के बाद भी इंसानी मुर्दों सड़ने की दुर्गंध फैली हुई थी। अब जतिन ने बाहर आकर होटल वाली कोठी के आसपास देखा तो पाया कि एक तरफ तो एक और खाली कोठी थी जिसमें किराए पर कुछ लोग रह रहे थे, और दूसरी तरफ एक खाली प्लॉट पड़ा था। बस बीच में एक गोल मुगद नुमा एक छोटी सी गोला इमारत बनी थी जिसमें ऊपर की ओर कई खिड़की थी, जैसे मानो वो कोई भूत बंगला हो। जतिन सभी लोगों को लेकर अंदर जाता है और यह सब उन तीनों को बताता है और विक्की से पूछता है कि ये दोनों तो रोज होटल आकर घर चले जाते हैं। तू ये बता, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये आफत तुम सबके गले पड़ गई हो? विक्की ने कहा, नहीं, बस बराबर वाले खाली प्लॉट में मैं कभी कभी कूड़ा डाल देता हूँ और छत पर आकर बैठता हूँ और पेशाब आ जाए तो प्लॉट में कर देता हूँ। ये तो कोई बड़ी बात या गलती नहीं है। जतिन ने विक्की को गालियाँ दी और कहा कि तेरे ऐसे कामों से ही चिढ़कर वो भूतनी इस होटल में घुसी है और ये सारा बवाल इसीलिए हुआ है, और तू कह रहा है यह तो कोई बड़ी बात या गलती नहीं है। सुबोध ने कहा, जतिन ठीक से बता, क्या हुआ, कैसे हुआ? जतिन ने विस्तार से सब बताया शुरू किया। मैंने जब होटल का मुआयना किया और सभी नींबू के टुकड़े उल्टे गिरे, मैं तभी समझ गया था कि यह कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक है, और अभी तक भगवान की कृपा है कि यहाँ सुबोध के घर कोई मौत नहीं हुई। इसी गलती की वजह से उसके पूरे आसार थे। पूरे होटल में मुर्दों के सड़ने की दुर्गंध, बाहर इतनी शांति होने के बाद भी शौचालय में इतने लोगों के शोर मचाने की वो डरावनी आवाज़ें, या तुम्हारे काम का ना चलना भी विक्की की इसी गलती का परिणाम है। सुबोध ने पूछा कि जतिन यार, क्या अब ये सब ठीक हो सकता है? जतिन ने सुबोध से कहा कि मुझे आज रात ही मेरी काली माँ की साधना करनी होगी और तेरी तरफ से अर्जी लगानी होगी। वहाँ से इस घोर संकट का
समाधान मिलेगा, क्योंकि यह गुत्थी बहुत उलझी हुई है। इसीलिए सुबोध, तुम मुझे एक दिन का समय दे। मैं परसों आकर तेरी मैया की कृपा से सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर जतिन कहाँ से दिल्ली वापस आ गया। एक दिन बाद सुबोध ने जतिन को फ़ोन किया तो उसने आने का समय दोपहर के 12 बजे का बताया और उसी समय सुबोध के होटल में पहुंच गया, जहां उसको सुबोध, रतन और विक्की सब मिल गए। पहले तो जतिन ने उस मौलवी के बारे सारी तवीज़ होटल के हर कोने से हटाने को कहा। फिर सबको बैठकर कुछ सामग्री रखकर काली माँ की एक छोटी सी पूजा करवाई और सामग्री से लोहबान निकालकर जलाई और होटल की छत से लेकर होटल के सभी कोनों में उसकी सुगंध को छोड़ा, जिससे सारी नकारात्मक दूर हो सके और इंसानी मुर्दा सड़ने की दुर्गंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इन सब के बाद जतिन ने सामग्री से निकालकर काली माँ की जोत पर से उतारकर सबको मंत्र पढ़े काले धागे गले में बांधने को दिए, जिससे उन पर कोई शैतानी शक्ति वार ना कर सके। ऐसा ही जतिन ने सुबोध के घर जाकर भी किया और इस तरह से अब जतिन ने सुबोध का घर और होटल दोनों सुरक्षित कर दिए। जतिन उस चुड़ैल को मंत्रों से बांधकर अपने साथ दिल्ली ले आया। 2 दिनों बाद सुबह 6 बजे ही जतिन ने सुबोध को फ़ोन कर दिया और उसको कहा कि मैं आज तेरे होटल आ रहा हूँ, कुछ बात करनी है। सुबोध थोड़ा डर गया और पूछा, सब ठीक तो है जतिन ने कहा, मैं आकर बताता हूँ। दोपहर को सभी लोग फिर से मिले और जतिन ने बोलना शुरू किया, सुबोध, मैं अपने साथ इस होटल वाली चुड़ैल को ले गया था। सोचा था इसको काली माँ की जोत की अग्नि में भस्म कर दूंगा, मगर इस चुड़ैल ने कल रात मेरे सपने में आकर अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई तो मैं हिल गया और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और चुड़ैल भूतनी तो है, मगर वो बेचारी भी है, इसीलिए मैं इसको बेचारी भूतनी ही कहूँगा। काफ़ी वर्ष पहले जब यह जगह विकसित नहीं थी, तब आसपास सारा वीरान और जंगल था। तब पास के लोग घर में शौचालय नहीं होने के कारण यहाँ शौच करने आते थे। तो एक रात एक लड़की जिसके पेट में बच्चा था, वहाँ भी यह इसी कारण आई, जिसको आते ही 4 बदमाश लड़कों ने देख लिया और इसका पीछा करके इसका बलात्कार किया और यहीं बराबर वाले फ्लैट में उसको बेरहमी से मारकर गाड़ दिया और भाग गए। तब से यह लड़की बेचारी भूतनी बनकर यहाँ रह रही है। इस बेचारी भूतनी ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। विक्की ने इस बेचारी भूतनी के
घर यानी बराबर वाले फ्लैट में कहीं कूड़े डालने वाले पेशाब करने की बदतमीजी ना की होती तो वो इस होटल में कभी नहीं आती। मौलवी को भी यह सब यहाँ आने पर पता चल गया था, मगर सुबोध उसको तुझसे बार बार पैसे ऐंठने थे, इसीलिए उसने इस बेचारी भूतनी को अपने बस में करके तेरे घर पर छोड़ दिया और तेरे परिवार को डराने के लिए मजबूर किया, जिससे वो उससे बार बार इलाज कराए और उसका लालची पेट भरता रहे। मौलवी ने इस बेचारी भूतनी को मुक्ति का लालच भी दिया, परंतु इसको अपना गुलाम बना लिया और इससे बुरे काम कराता रहा। इसको मौलवी ने मुक्ति नहीं दी और ये बेचारी भूतनी मजबूरी में परेशान होकर ऐसे काम करती रही। अब यह बेचारी भूतनी उस मौलवी के नहीं मेरे बस में है और यह कई वर्षों से मुक्ति पाना चाहती है, इसीलिए अब यह सबसे पहले बिक्कू को पहली बार दिखी थी तब इसने हरिद्वार जाने की ही बात कही थी और यही बात कल रात रो रो कर इसने मेरे सपने में भी कही है। तो तुम लोग इसको अब हरिद्वार छोड़ आओ। मैं इसको एक मिट्टी की हांडी में डालकर इस आत्मा को मंत्रों से बांधकर और कुछ फल फूल और मिठाई डालकर वो हांडी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कल ही इसको लेकर हरिद्वार चले जाओ। यह बेचारी भूतनी जीवन मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगी और हरिद्वार की हमारी पवित्र श्री गंगा मैया में प्रवाहित होकर मुक्ति पाएगी। सुबोध और रतन ने अगली सुबह ऐसा ही किया और इस तरह वो बेचारी भूतनी मुक्ति पा गई। तब से आज तक सुबोध के होटल और घर दोनों जगह शांति है। साथ में उसका होटल भी पहले से अच्छा चल रहा है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ऐसी विचित्र, अकल्पनीय, अद्भुत, रोमांचकारी और डरावनी घटनाओं और अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाना है। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।